नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राडॉक्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से, जहां पर होम ग्राउंड कंपनी प्रीमियर एनर्जीज 11,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करने जा रही है इन दोनों स्टेट्स के अंदर, और इसके थ्रू वो सोलर सेल और मॉड्यूल्स की कैपेसिटी को एक्सपांड करेंगे। दोस्तों बेसिकली प्रीमियर एनर्जीज तेलंगाना के अंदर 4 फैक्ट्रीज ऑपरेट करती है सोलर मैन्युफैक्चरिंग एरिया में, जबकि आंध्र प्रदेश के अंदर उनकी सोलर सेल फैसिलिटी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और इन दोनों स्टेट्स में ही इनकी इन्वेस्टमेंट होने वाली है। जहां पर तेलंगाना के अंदर तो 6 गीगावाट की सोलर मॉड्यूल कैपेसिटी को तैयार करेंगे, जबकि आंध्र प्रदेश के अंदर उनके अंडर कंस्ट्रक्शन प्लांट में 7.4 गीगावाट की सोलर सेल कैपेसिटी को तैयार करेंगे। ओवरऑल हंड्रेड्स ऑफ जॉब्स इसके थ्रू जनरेट हो पाएंगी। अगली दोस्तों अपडेट कर्नाटका से है, जहां पर कर्नाटका मैरीटाइम बोर्ड ने प्लान्स अनाउंस किए हैं कि डेडिकेटेड कोस्टल फेरी सर्विस को लेकर जो ऑपरेट होगी बेंगलुरु से उडुपी के बीच, और इसे रोड ट्रांसपोर्ट का एक अल्टरनेटिव बताया जा रहा है। दोस्तों फिलहाल बेंगलुरु और उडुपी के बीच ट्रैवल करने के लिए NH66 का इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर काफी ट्रैफिक देखने को मिलता है। तो ऐसे में ये डेडिकेटेड कोस्टल फेरी सर्विस उसका एक अच्छा अल्टरनेटिव बन सकती है। बेंगलुरु के अंदर आप जानते हैं कि ऑलरेडी एक वाटर मेट्रो प्लान है और उसमें ये फेरी सर्विस एक लेटेस्ट एडिशन होगा, क्योंकि ये भी ओल्ड बेंगलुरु पोर्ट से स्टार्ट होगी, जहां पर वाटर मेट्रो स्टार्ट होने वाली है। स्पेसिफिकली ओल्ड बेंगलुरु पोर्ट से उडुपी के बरावंथे तक इसको चलाया जाएगा, जहां पर 5 इंटरमीडिएट स्टॉप्स बनाए जाएंगे। ओल्ड बेंगलुरु पोर्ट, हिजवाड़ी, बालपे, कोटा और मरावंथे के अंदर, जहां पर डेडिकेटेड जेट्स आपको बनती हुई दिखाई देंगी। 37.8 करोड़ रुपीस का खर्च आएगा इसके ऊपर और PPP मॉडल पर इसको तैयार किया जाएगा। अगली दो अपडेट फिर से तेलंगाना से है, जहां पर तेलंगाना कैबिनेट के द्वारा रामागुंडम थर्मल पावर प्लांट का एक्सपेंशन अप्रूव कर दिया गया है और अभी यहाँ पर एक और नई यूनिट को तैयार किया जाएगा। तो दोस्तों थर्मल पावर प्लांट तेलंगाना के पेडापल्ली डिस्ट्रिक्ट में है, जहां पर 2600 मेगावाट की कैपेसिटी पहले से ऑपरेशनल है। 8वीं और 9वीं यूनिट यहां पर 2-3 साल पहले ही ओपन की गई थी, जहां पर हर एक की कैपेसिटी 800 मेगावाट की है। हालांकि वो यूनिट्स बिल्कुल इसके बगल में बनकर तैयार हुई हैं, पर उनको इस प्लांट से सेपरेट रखा गया है और उसी के अंतर्गत अभी 3 और नई यूनिट्स प्रपोज की गई हैं, जो सभी की सभी 800 मेगावाट की होंगी। और उसमें से अभी 800 मेगावाट की एक नई यूनिट को तेलंगाना कैबिनेट ने अप्रूवल दे दी है, जिसके लिए फिलहाल कोई अनाउंसमेंट तो नहीं की गई है, लेकिन तेलंगाना के कैबिनेट मिनिस्टर का कहना है कि अगले कुछ दिनों के अंदर अंदर इसको लेकर प्रॉपर अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। अगली दोस्तों अपडेट उड़ीसा से है, जहां पर उड़ीसा की CM के द्वारा भुवनेश्वर के अंदर मल्टीपल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं और इनको उड़ीसा सरकार 6,700 करोड़ रुपीस खर्च करके तैयार करेगी। दोस्तों वैसे यहाँ पर बहुत सारे छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं उड़ीसा के CM के द्वारा। अगर कुछ मेन प्रोजेक्ट्स की बात करूं तो नया लोक सेवा भवन और असेंबली बिल्डिंग को लेकर यहाँ पर फाउंडेशन रखा गया है और ये यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा। इनमें से 71.13 एकड़ के एरिया में फैला होगा, जहाँ पर 300 की सीटिंग कैपेसिटी वाला जो असेंबली हॉल तैयार किया जाना है वो इसकी मेन हाईलाइट होने वाला है। अंडरग्राउंड पार्किंग फैसिलिटीज भी यहाँ पर तैयार होंगी। जयदेव विहार से नंदनकानन के बीच एक एलिवेटेड कॉरिडोर भी तैयार किया जाएगा कई किलोमीटर का, जिसके ऊपर 952 करोड़ रुपीस खर्च किए जाएंगे। कुछ फ्लाईओवर्स और केबल स्ट्रेट ब्रिज भी इसके अंतर्गत बनकर तैयार होना है। अगली दोस्तों अपडेट इंडियन कार मेकर महिंद्रा एंड महिंद्रा से है, जो फिलहाल भारत के अंदर एक नए कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को लेकर लोकेशन स्काउटिंग का काम कर रहे हैं और उनके ऑफिशियल्स के द्वारा खुद ये बताया गया है कि अगले 6 महीने के अंदर अंदर इस नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को लेकर लोकेशन फाइनलाइज कर दी जाएगी। तो दोस्तों महिंद्रा ने पिछले 2-3 सालों में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया हमारे देश के कार मार्केट के अंदर, स्पेसिफिकली पैसेंजर कार्स के एरिया में, और इसी के चलते कार सेल्स के एरिया में इसने टाटा और hyundai जैसी जो कंपनी है उसको ओवरटेक कर दिया है और अभी के समय में फिलहाल ही हमारे देश की सेकेंड लार्जेस्ट कार सेलर कंपनी बन चुकी है मारुति सुजुकी के बाद। और यही मेन कारण है कि अब इनको इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को एक्सपांड करना ही होगा, क्योंकि इनकी कार्स की डिमांड लगातार बढ़ती चली जा रही है। महाराष्ट्र स्टेट एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है इस नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार के साथ में डिस्कशन पहले से स्टार्ट कर चुके थे। बाकी कई सारी और स्टेट्स के साथ इनकी बातचीत चल रही है। देखते हैं ये कौन सी स्टेट इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाती है। अगली दोस्तों अपडेट हमारी रेलवेज की तरफ से है, जहां पर दोस्तों देश के अंदर रेलवेज 9 और नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को लॉन्च करने जा रही है और इनको मेनली वेस्ट बंगाल और असम स्टेट के थ्रू ही ऑपरेट किया जाएगा। दोस्तों अगर आपको थोड़ा सा ब्रीफली बताऊं तो ये अमृत भारत ट्रेन गुवाहाटी से रोहतक तक, डिब्रूगढ़ से लखनऊ के बीच, न्यू जलपाईगुड़ी से नागरकोइल के बीच, न्यू जलपाईगुड़ी से तिरुचिरापल्ली के बीच, अलीपुरद्वार से SMVT बेंगलोर के बीच, अलीपुरद्वार से ही मुंबई के बीच, कोलकाता से तंबरम के बीच, कोलकाता से ANVT के बीच और एक और आखिरी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन कोलकाता से बनारस के बीच में ऑपरेट की जाएगी। सभी की सभी नई ट्रेन को लेकर टाइम टेबल वगैरह बनाने का काम कंप्लीट हो चुका है और जो रूट डिजाइनिंग है वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इन सभी ट्रेन को फ्लैग ऑफ किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट बेंगलोर मेट्रो से है,
जहाँ पर दोस्तों बेंगलोर मेट्रो का फेज 3 एग्जीक्यूशन स्टेज में मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी इसके अंतर्गत ऑरेंज लाइन के 3 पैकेजेस को लेकर बेंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने टेंडर फ्लोट कर दिए हैं। दोस्तों बेसिकली बेंगलोर मेट्रो के फेज 3 में ऑरेंज लाइन ही बनाई जाएगी और ये 2 कॉरिडोर्स होंगे, जिसमें एक जेपी नगर फेज 4 से कैंपेबुरा तक 32.15 किलोमीटर का, जबकि दूसरा होसाहल्ली से कदमगरे तक 12.5 किलोमीटर का। और अभी इस पूरे के पूरे कॉरिडोर को 8 पैकेजेस में डिवाइड किया गया है कंस्ट्रक्शन के लिए, जिसमें से 3 अलग अलग पैकेजेस को लेकर यहाँ पर टेंडर फ्लोट हुए हैं। कुल मिलाकर 18.5 किलोमीटर का सेक्शन यहाँ पर बनाया जाएगा। इस टेंडर के अंतर्गत 4,229.29 करोड़ रुपीस इस टेंडर के थ्रू यहाँ पर खर्च किए जाएंगे और अगले आप कह सकते हैं कि 3-4 सालों के अंदर अंदर ये आपको बनता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्त अपडेट तमिलनाडु से है, जहाँ पर देश का पहला फुल स्टैक सोवरेन एआई पार्क सेटअप किया जाएगा और इसके लिए बेंगलुरु बेस्ड सर्वम एआई ने तमिलनाडु सरकार के साथ में एमओयू भी साइन कर लिया है। दोस्तों इस एआई पार्क में हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योर डेटा आर्किटेक्चर्स, मॉडल रिसर्च लेबोरेटरीज और इनोवेशन क्लस्टर्स तैयार किए जाएंगे सर्वम एआई के द्वारा। तमिलनाडु सरकार का कहना है कि एआई पार्क दूसरी स्टेट्स के लिए एक बेंचमार्क सेटअप करेगा, क्योंकि हाईली सिक्योर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर सेटअप किया जाएगा। डेटा के एरिया में 10,000 करोड़ रुपये से ऊपर की बड़ी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर होने वाली है और इसके चलते 1,000 हाई स्किल डीप टेक जॉब्स यहाँ पर जनरेट होंगी। अगली दोस्त अपडेट हमारी फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई से है, जहाँ पर दोस्तों मुंबई के तीसरी एयरपोर्ट को लेकर विरार को भी अभी एक पोटेंशियल लोकेशन के रूप में आइडेंटिफाई कर लिया गया है और अब इसको भी इवैल्यूएट महाराष्ट्र सरकार करेगी। तो सब जानते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये दोनों के दोनों फिलहाल ऑपरेशनल है मुंबई के लिए, और इसके साथ साथ महाराष्ट्र सरकार तीसरे एयरपोर्ट को भी तैयार करने की बात कर रही है, ताकि आगे चलकर वो एयरपोर्ट मुंबई के किसी एरिया में जहाँ पर ये एयरपोर्ट बनता है वहाँ एक नए अर्बन एरिया को डेवलप करे और उसे प्रोपेल करे। और यही मेन कारण है कि तीसरे एयरपोर्ट को लेकर भी महाराष्ट्र सरकार काम करना चाहती है। पहले इसके लिए पालघर को पोटेंशियल लोकेशन के रूप में आइडेंटिफाई किया गया था, पर अब कनेक्टिविटी ऑप्शंस को देखते हुए विरार को भी पोटेंशियल लोकेशन के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार का मानना है कि अगर विरार के अंदर ये एयरपोर्ट बनाया जाता है तो एक तो ये धाधवन रोड से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा और कोस्टल रोड के थ्रू यहाँ पर बेहतर कनेक्टिविटी स्टेबलिश हो पाएगी। अगर अब इसे पालघर से कंपेयर करते हैं, अभी होगा है कि दोनों लोकेशंस को लेकर एक कंपैरेटिव स्टडी कंडक्ट की जाएगी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। जो भी लोकेशन यहाँ पर ज्यादा सुटेबल होगी वहीं पर इस तीसरे एयरपोर्ट को तैयार करेंगे। अगली दोस्तों अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों यूपी का गंगा एक्सप्रेसवे अब ऑलमोस्ट तैयार है पब्लिक यूज के लिए, और यूपी एडा जो कि यहाँ पर मेन कंस्ट्रक्शन एजेंसी है इस एक्सप्रेसवे के लिए, उनके द्वारा खुद ये बताया गया है कि अगले महीने के अंदर अंदर ये एक्सप्रेसवे ओपन हो जाएगा। दोस्तों गंगा एक्सप्रेसवे यूपी का सबसे लंबा ग्रीन फील्ड एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होने वाला है। 594 किलोमीटर की इसकी लेंथ होगी मेरठ से प्रयागराज के बीच, जहां पर 12 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट जिसमें हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, शाहजहाँपुर, उन्नाव, रायबरेली और प्रतापगढ़ जैसे डिस्ट्रिक्ट आते हैं, इनमें से ये पास होने वाला है। हालांकि जितने भी बड़े बड़े यहाँ पर काम थे वो पहले ही कंप्लीट हो चुके थे, कुछ फिनिशिंग टचेस यहाँ पर दिए जा रहे थे, जिसके चलते इसकी डेडलाइन को अभी बढ़ाकर फरवरी में किया गया था। और अभी यूपीएडा का कहना है कि डेडलाइन जहाँ पर सेट की गई है उसी के अंदर अंदर ये ओपन हो जाएगा। अभी इनफैक्ट फास्टैग बेस्ड टोल सिस्टम को लेकर यहाँ पर जो ट्रायल्स कंडक्ट किए जा रहे थे उसमें एक ट्रायल बदायूं के अंदर कंप्लीट भी कर लिया गया है। एक बार जब ये ओपन हो जाता है तो यूपी का ईस्ट वेस्ट ट्रैवल कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।